हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मैंने फर्स्ट यूनिट के 30 एमसीक्यू करा दिए थे, अभी फिफ्थ यूनिट के हम करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 40वें, 42वें, 45वें, 46वें, और इसके साथ एक और मैं ऐड कर देती हूँ 21A। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे, चूंकि आरटीई से क्वेश्चन है और सीटेट बेस्ड क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। और अगर मैं पिन भी कर दूंगी इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची पर कब लाया गया? 1950, 1952, 1976 या 1986? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर है 1976। देखिए, इससे पहले राज्य के पास अधिकार थे। ठीक है, उसके बाद 1976 में क्या कर दिया गया? इसको समवर्ती सूची पर लाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षा को समवर्ती सूची पर किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है? 40वें, 42वें, 44वें या 46वें? ठीक है, तो शिक्षा को समवर्ती सूची पर कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से लाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और 42वें संविधान संशोधन को एक और चीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक लिखी है MN श्रीनिवास ने, श्यामाचरण दुबे ने, DN मजमूदार, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया नामक जो ये किताब है, ये MN श्रीनिवास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महत्वपूर्ण किताब है, और चूंकि किताबें भी सिलेबस में है इसलिए प्रश्न डाला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दो संस्कृतियों के मध्य होने वाले टकराव को कहा जाता है सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक विलंबन, या इनमें से कोई नहीं? तो जब दो संस्कृतियां जो होती है, दो कल्चर जब आपस में टकराते हैं, तो इसे सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं कहा जाता है। कल्चरेशन आपके सिलेबस में, तो उसके थ्रू ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मैचअप करके करा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मुदालियर आयोग मुख्य रूप से संबंधित था प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, या व्यवसायिक शिक्षा से? तो देखिए, मुदालियर आयोग जो था वो माध्यमिक शिक्षा से था, क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा इसे इसको किस किस और नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, 1952-53। ठीक है, और लक्ष्मी स्वामी मुदालियर जी, ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। ठीक है, मल्टीपर्पज स्कूल के बारे में, बहुउद्देशीय स्कूल जो है वो खुलाने के बारे में, कहीं ना कहीं MCQs क्वेश्चन के बारे में, कहीं ना कहीं ये जो मार्किंग सिस्टम है इसको हटा के ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये सारे कुछ ना कुछ इसके महत्वपूर्ण पहलू थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस आयोग या कमीशन में सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया? यानी कि ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला जो था वो किस कमीशन ने दिया था? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, या उपयुक्त सभी? तो कोठारी आयोग इसका क्या हो जाएगा? एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में था, और 1964 से 66 इसका वर्ष था। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जून 1950 में, अगस्त 1950 में, जून 1953 में, या जून 1955 में? ठीक है, तो देखिए 52-53 है सन, तो भाई इतने ज़्यादा तो आगे पीछे हो नहीं सकता, तो 53 में तो करा था। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसका एग्जैक्ट डेटा देखेंगे ना कहीं पे, जैसे इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमें जून 1953 के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन जो फाइनल अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने प्रस्तुत की थी वो लगभग 29 अगस्त 1953 को की थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 1953 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या करी थी? फाइनली सबमिट करी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की अवधि होनी चाहिए 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, या फिर 9 वर्ष? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 7 वर्ष। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा 3 और 4 दो पार्ट्स में इन्होंने बांटा था। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ एडिशनल, कि ये जो माध्यमिक शिक्षा है ना, ये इन्होंने लगभग कहा था कि 11 से 17 साल तक के बच्चों के लिए होनी चाहिए कहीं ना कहीं। और इन्होंने एक और चीज़ किया था, ये जो आप लोगों को पता होगा, इंटर को ख़त्म करने की एक तरीके से बात करती, मतलब ऐसा ख़त्म करना कि कक्षा 11 को माध्यमिक विद्यालयों में और 12 को फिर आगे डिग्री में ऐड कर लेना। ठीक है, ये सब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग की स्थापना हुई, ठीक है, 1952 में, 53 में, 54 में, या 55 में? तो अब इसी बात है, 1952 में हुई, चूंकि 1952 से 53 ये चला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न हमारे पास है, 10 वर्ष के बाद हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए, यह कथन है माध्यमिक शिक्षा आयोग का, राधाकृष्णन आयोग का, कोठारी आयोग का, या केंद्रीय शिक्षा परिषद का? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, कोठारी, राधाकृष्णन वगैरह ने किसी ने नहीं कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 14 जुलाई 1964 को, 10 अगस्त 1965 को, 20 अक्टूबर 1966 को, या 25 जून 1966 को। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में या नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से कौन जाना जाता है, ये तो आई होप आप लोगों को पता भी होगा। कोठारी कमीशन जाना जाता है इस नाम से, राइट। तो और इंडियन एजुकेशन कमीशन हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बहुत सारी किताबों में कहीं इसको कोठारी में मेंशन किया है, लेकिन हंटर कमीशन ही याद रखिएगा, इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, क्योंकि एरर्स हैं बहुत किताबों में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, इनमें से, ये हमारा प्रश्न है। तो 14 जुलाई 1964 को किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1964, जब क्या किया था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर कोठारी आयोग आप इसे कह सकते हैं, इसका गठन किया गया था। फाइनली रिपोर्ट सबमिट इन्होंने 66 में की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर DS कोठारी, वल्लभ भाई विवेकानंद। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, नेशनल नॉलेज कमीशन, सॉरी नॉट नेशनल नॉलेज, नेशनल एजुकेशन कमीशन है ये है आपका कौन, कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग की अध्यक्षता की है दौलत सिंह कोठारी जी ने। 1964 से 66 त्रिभाषा सूत्र इसके तहत आया। कॉमन एजुकेशन सिस्टम के बारे में इन्होंने बात की, और कि पहला ऐसा था आयोग जिसने धरातल से लेकर ऊपर तक की हर लेवल तक की शिक्षा के बारे में क्या करिए, कहीं ना कहीं बात की है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डॉक्टर DS कोठारी या दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कहते हैं हटाग आयोग, मेहता आयोग, पटेल आयोग, या फिर कोठारी आयोग। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसी कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। अगर इंडियन एजुकेशन कमीशन कह लेते, भारतीय शिक्षा आयोग कह लेते इसके बदले, तो हंटर कमीशन हो जाता उसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कोठारी आयोग में कितने सदस्य थे, 5, 10, 17 या फिर 20? ठीक है, तो 5, 10, 17 या फिर 20। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसमें 17 सदस्य थे। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं आपको, एक सदस्य सचिव हो गया और एक सह सचिव हो गए, उनके साथ साथ 15 सदस्य क्या थे, शामिल थे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 17। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब पेश की? 15 जुलाई 1965, 10 मई 1965, 20 अगस्त 1965 या फिर 29 जून 1966? ठीक है, तो चूंकि देखिए 66 में की थी इन्होंने सबमिट, ये आप लोगों को पता ही है, तो 29 जून 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि उसका गठन कब हुआ, और अब मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट कब उन्होंने सबमिट की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 जून 1966 को। थोड़ा सर आगे थे हल्का सा, तो डिस्टर्बेंस हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों का दस्तावेज है, यानी कि कोठारी आयोग का जो आप कह सकते हैं पूरी जो रिपोर्ट तैयार होती है ना, उसमें कितने पेपर्स थे, काइंड ऑफ 350, 4500, 692 या फिर 710? तो देखिए इसमें 692 क्या थे, 692 प्रतिवेदन का एक दस्तावेज है, सॉरी। और एक और चीज़ इसके साथ साथ ये देखिए ना, इसमें 23 संस्तुतियाँ भी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, संस्तुतियाँ कितनी थी इसमें, 23। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कितने खंडों में विभाजित है, 2, 3, 5 या फिर 7? अब खंड भी पूछे गए हैं इसमें, तो इसका राइट आंसर है 2, 5, 7 नहीं, 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, कोठारी आयोग के दूसरे खंड में कितने अध्याय हैं, 5, 10, 11 या फिर 15? तो इसका राइट आंसर आपका है 11। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको हल्का सा बता देती हूँ। इसने जो 3 चीज़ों के बारे में बात की है जो रिपोर्ट में ना, सबसे पहला वाला जो पार्ट है ना, वो कवर करता है आपका, इसमें चैप्टर हैं सबसे पहले वाले खंड में। सबसे पहले खंड में 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर हैं, यानी कि अगर सबसे पहला वाला प्रश्न का बारे में अगर आपका आ गया तो उसमें 6 खंड हैं। ठीक है, दूसरे वाले के बाद, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में 7 से 17 तक है लगभग, उनको आप टोटल काउंट करेंगे तो 11 हो जाएंगे, इसलिए इसमें 11 खंड हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कोठारी आयोग द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के 3 खंडों में कितने अध्याय हैं? जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें जो तीनों खंड हैं उसमें कितने अध्याय हैं, 2, 4, 6 और 8? ठीक है, जो ध्यान दीजिएगा, कोठारी आयोग द्वारा प्रेषित जो रिपोर्ट है उसके तीसरा खंड है, ये आधा गलत छपा हुआ है। तीसरे खंड में कितने अध्याय हैं, 2, 4, 6 या फिर 8? ठीक है, अब ये आपसे पूछा गया कि जो तीसरा वाला खंड है उसमें कितने अध्याय इसमें है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था 7 से 17 तक दूसरे वाले में है, और ये जो तीसरा वाला है इसमें 18 और 19 है, यानी कि जो तीसरा खंड है इसमें 2 हैं।
ठीक है, अध्याय। देखिए अगर डीपली क्वेश्चन पूछ दिया गया तब के केस के लिए इतना डीप बताया गया है, ठीक है। शायद ही किसी ने इस तरीके की वीडियो बनाई हो इतना ज़्यादा डीप में, लेकिन परंतु पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है आजकल, इसलिए बनाया है, ठीक है। वैसे बहुत सारे और चैनल्स भी आपको मिलता होगा ऐसा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश कब हुआ, ठीक है, 5 ईयर प्लान जब चला, 1948 में, 1951 में, 1953 में या फिर 1955 में। 1948 में, 51 में, 53 में या 55 में से देखिए 51 में शुरू हुई थी, ठीक है। 53 52 53 आपको पता है मुदालियर कमीशन, और 48 49 आपको पता होना चाहिए राधाकृष्णन कमीशन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु कितने प्रकार की उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास पे बल दिया है? 2, 4, 6 या 8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 4, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस आयोग ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, यानी कि नेशनल साइंस जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए? कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, हटॉग आयोग ने या फिर पटेल आयोग ने? तो कोठारी आयोग के द्वारा ये सुझाव दिया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विश्व भारती की स्थापना किसने की? अब थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट के भी आपको मिल जाएंगे इसमें। टैगोर ने, स्वामी दयानंद ने, मैकाले ने, गांधी जी ने। तो ये तो सभी को पता होगा, आई होप। टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शांति निकेतन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो शांति निकेतन, विश्व भारती, ये सभी टैगोर से रिलेटेड हैं, ठीक है। गोरा, चंडालिका, ग्रे स्टोन से सभी क्या है, इन्हीं से रिलेटेड हैं। मद्रास, जयपुर, बोलपुर या दिल्ली, कहाँ है शांति निकेतन, ठीक है। तो शांति निकेतन जो है, तो शांति निकेतन जो आपका है ये अगर मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊं तो ये पश्चिम बंगाल का जो इलाका पड़ता है ना, वहाँ बीरभूम एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो उसके आसपास एक छोटा सा शहर है बोलपुर, वहाँ पर को है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन था? गारा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, YRC मुक्त विश्वविद्यालय या आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा कोटा मुक्त विश्वविद्यालय। लेकिन याद रखिएगा, मैं बता देती हूँ, चूंकि एजुकेशन भी हमारे इसमें डाला है तो विश्वविद्यालय भी हमें पढ़ने होंगे कहीं ना कहीं। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कोटा मुक्त विश्वविद्यालय वैसे नहीं है, ये अभी इसके एस्पेक्ट में इस क्वेश्चन में दिया गया है। प्रथम जो था वो वर्धमान, आपके मतलब आप प्रथम जो था वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला जो था, ठीक है। और वो 1982 में बना था हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। और दूसरे नंबर पे था ये वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय जो कोटा राजस्थान में है, ठीक है। अभी इन सब के एस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये वाला राइट आंसर है। ये तो यहाँ पे प्रथम नहीं होना चाहिए था इन सबसे, कि इनमें से पहले कौन बना था होना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है। अगर वैसे प्रथम पूछा जाएगा तो क्या होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि 1982 में बना था। और कोटा वाले की बात करें तो ये बात बना था 1987 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि 1948 से 49 के अध्यक्ष का नाम बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर DS कोठारी, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डॉक्टर S राधाकृष्णन जी थे, ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व भारती किस राज्य में है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या फिर उड़ीसा? तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है विश्व भारती। 1921 में इन्होंने बनाया था और विश्व भारती नाम दिया, ठीक है। और इसका अगर मीनिंग देखा जाए तो भारत के साथ विश्व का मेल, इसका पूरा अपने आप में मीनिंग है, ठीक है। तो इसके संस्थापक आप लोगों को पता चली गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और साथ ही साथ ये जो विश्वविद्यालय है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह में इसका राइट आंसर कहीं पे उड़ीसा भी दिया था, तो ये मुझे लग रहा है कि उड़ीसा गलत होगा, पश्चिम बंगाली सही होगा। आप लोग भी कमेंट कर लीजिएगा इसमें क्या है करके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे देश में कौन सी शिक्षा संरचना लागू है? 10+2+3, 10+3+3, 10+1+3, 10+1+2+3 या फिर अब मैं एक और दे देती हूँ आपको, 5+3+3+4। तो आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाली। क्यों? क्योंकि NEP 2020 लगने के बाद और NCF 2023 के आने के बाद एकदम क्लियर है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, बाल वाटिका, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो 3 से 18 इस तरीके से लेके चीज़ों को चलना है।
साल के अकॉर्डिंग बात करें तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। वुड के घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा को कितने स्तरों में संगठित करने का सुझाव दिया? 2, 4, 6 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर है आपका 2, 4, 6, 8 में से 4। ठीक है, तो और साथ ही साथ इसके बारे में कुछ अन्य बातें अगर हम कर लें तो आप लोगों को पता ही होगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। ठीक है, 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी, उनके हाथों एक प्रेषण भेजा था। फिर सुझाव दिया गया कि जो भारत में शिक्षा चल रही है वो चाहे माध्यमिक रूप में हो और साथ ही साथ उच्च शिक्षा जो चल रही है वो एंग्लो वर्नाकुलर मीडियम से अंग्रेजी भाषा को उसमें अपनाया जाना चाहिए। ये इसके अंतर्गत इसमें बात हुई थी। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ लोग इन्हें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी खारिज करने के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इतने ही प्रश्न थे। तो कैसा लगा आज का ये सेशन आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतना ही से ही हमें आपसे आशा है। ठीक है, और साथ ही साथ खूब सारी मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।